हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको पाठशाला यूजीसी नेट जेआरएफ। आज हम इस वीडियो में एमपी सेट इकोनॉमिक्स पेपर 2026 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम इसके 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी के कुछ 20 क्वेश्चन इसके रहेंगे, तो उसको हम थर्ड वीडियो में जल्दी ही मैं लेकर आऊँगी, तो उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आज इस वीडियो में मैं एक और चीज़ लेकर आई हूँ। देखते हैं क्या है। आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ, क्योंकि हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम कंटिन्यूस प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कंटिन्यूस खुद को मोटिवेट करते रहें, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं मिलने की वजह से बार बार हमारा जो मोटिवेशन है वो कंटिन्यूस गिरता जाता है। तो उसको रोकने के लिए एक कंटिन्यूस हमें एक बूस्ट मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक शुरुआत की है कि एक मोटिवेशनल जो कोट है, स्टेटमेंट है, पॉजिटिव थॉट, उसके साथ हम हमेशा अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे, जिससे शुरू में ही हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिले और एक अच्छे से एक पॉजिटिव मन के साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। हमें लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि फेलियर्स कंटिन्यूस हमें मिल रहा है, सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा एक डाउट होता है, और जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं। लेकिन कंटिन्यूस जब हम करते रहते हैं प्रोग्रेस, क्योंकि फेलियर जो होता है उससे कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है। आज हमारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने तैयारी की, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, थ्योरी पढ़ी, लेकिन फिर भी फेलियर नेक्स्ट टाइम मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यूस फेल हो रहे हैं। कंटिन्यूस हमारी जो नॉलेज है, हमारा ज्ञान कम हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बार जितनी बार हम आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं, उतनी ही हमारी नॉलेज, हमारा अवेयरनेस, हमारी जागरूकता, हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही मजबूत होता है। तो कभी भी फेलियर से घबराएं नहीं, क्योंकि फेलियर जो होता है वो हमारी सक्सेस का पार्ट होता है। जब तक हम फेलियर को, असफलता को सामना नहीं करेंगे, तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आज इस अच्छे विचार के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। चाहे कितनी भी फेलियर लाइफ में आए, उनको अपनी सक्सेस का एक पार्ट मानिए, क्योंकि वहाँ से कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और हर बार जब आप नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे, वो दूसरे बंदे जो आपका कॉम्पिटिटर है वो उससे बेहतर होगा। तो आप लोग कंटिन्यूस लगे रहिए। नहीं होता है, कंटिन्यूस दीजिए, एक बार दीजिए, 2 बार दीजिए, और हर बार आपकी जो नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, वो हर बार इम्प्रूव होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपका जो नॉलेज है, आप बेस्ट, अपना ऑप्टिमम वहाँ देंगे और आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसी विचार के साथ में आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसका आंसर देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्राइस इफेक्ट इज करेक्ट। पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ABCD। ठीक है, वहाँ पर आपके सामने 3 कॉन्सेप्ट, 3 नेम दिए हुए हैं, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, यहीं पर चारों में सेम है। ठीक है, 3 में, बाकी चौथे में नन ऑफ दी एबव है। तो पहले हम ये जो टर्म है इसको समझेंगे, क्योंकि सब में एक जैसा है, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्राइस इफेक्ट क्या होता है। प्राइस इफेक्ट, ये तीनों जो टर्म है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। प्राइस इफेक्ट कहता है कि मार्केट में जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस में कोई भी चेंजेस होता है, ठीक है, उस प्राइसेस में चेंजेस की वजह से डिमांड में कोई चेंजेस होता है, उसे हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि बाकी जो वेरिएबल्स हैं, जैसे इनकम हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो गया,
या अदर ऐसे टर्म ETC जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, उन सब को कांस्टेंट मान लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि डिमांड पर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से पड़ेगा। तो ऐसा जो रिलेशनशिप होता है, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से डिमांड में जब कोई चेंजेस होता है और बाकी के जितने भी वेरिएबल हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं वो सारे अगर कांस्टेंट रहें, तो ये जो इफ़ेक्ट होता है प्राइस का डिमांड के ऊपर, उसको हम प्राइस इफ़ेक्ट कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें आता है इनकम इफ़ेक्ट, जिसको हम कहते हैं आय प्रभाव। इनकम इफ़ेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है? ये कहता है कि जब रियल इनकम में कोई भी चेंजेस होता है तो उसका डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी इनकम में कोई चेंजेस होने से डिमांड पर जो असर पड़ता है, डिमांड में जो चेंजेस होगा जब बाकी अदर जो वेरिएबल होंगे, अदर वेरिएबल कौन से वेरिएबल, जो मैंने बताया था यहाँ, जैसे प्राइस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। एक मिनट, चलो हट गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम फिर से करते हैं इनकम इफेक्ट। ठीक है, प्राइस इफेक्ट मैंने समझा दिया था। इनकम इफेक्ट कहता है कि इनकम में कोई भी चेंजेस होने से उसका डिमांड के ऊपर जो असर पड़ता है, इनकम में चेंजेस होने की वजह से डिमांड में जो चेंज होता है उसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। लेकिन बाकी के जो वेरिएबल हैं, जैसे कि प्राइस हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग है, एम्प्लॉयमेंट है, या और भी अदर वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये सब क्या रहेंगे इकोनॉमी में, ये सब कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट मीन्स इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इकोनॉमी में सिर्फ इनकम में चेंज होगा और उसकी वजह से डिमांड में जो चेंज होगा, इस तरह का जो इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये क्या कहता है? आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूट गुड, प्रतिस्थापन वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती हैं? जैसे कि चाय और कॉफ़ी, एग्जाम्पल है टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रोडक्ट जो होते हैं, जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब अगर चाय महंगी है तो आप क्या करोगे, कॉफ़ी पियोगे, और अगर कॉफ़ी महंगी हो जाती है तो उसके कंपैरिजन में चाय सस्ती होगी तो आप चाय का यूज़ करोगे। यानी इन दोनों को आप एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि किसी दो कोई रिलेटिव गुड हैं, सब्स्टिट्यूट गुड हैं, ठीक है, किसी भी एक गुड में के प्राइसेस में कोई भी चेंजेस हो जाता है। मान लीजिए डिमांड के जो टी है, चाय के प्राइसेस में कोई भी चेंज हो जाता है तो उसके डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है कि यहाँ पर जो कॉफ़ी का प्राइस है, ठीक है, कॉफ़ी का प्राइस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस तरह का रिलेशन ऐसे सब्स्टिट्यूट गुड जैसे चाय और कॉफ़ी, ठीक है, उनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट के प्राइसेस में कोई भी चेंज होता है, या तो आप चाय का प्राइस ले सकते हो या फिर कॉफ़ी का प्राइस ले सकते हो। इनमें से मान लीजिए मैंने लिया चाय और टी के प्राइसेस में कोई भी चेंजेस होता है तो उसके डिमांड पर जो असर पड़ता है उसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। लेकिन शर्त है कि दूसरा जो सब्स्टिट्यूट गुड है कॉफ़ी, उसका प्राइसेस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो आपको तीनों क्लियर हो गए। इनकम इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें प्राइसेस में चेंज होने से डिमांड पर जो असर पड़ता है, जबकि बाकी के जो वेरिएबल है वो सब कांस्टेंट होने चाहिए। इनकम इफेक्ट, इनकम में कोई चेंजेस होने से डिमांड में क्या चेंजेस पड़ता है। इसके अलावा इकोनॉमी में बाकी के जो वेरिएबल हैं इनकम को छोड़ करके वो सब कांस्टेंट होने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि दो सब्स्टिट्यूट गुड हैं, उनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट के प्राइसेस में कोई भी चेंजेस होता है तो उसके डिमांड पर जो असर पड़ता है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन दूसरा जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों टर्म क्लियर हो गए। ये तीनों माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं और वहाँ पर पढ़ना होता है। तो यहाँ पर एक थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि जो इनकम इफेक्ट होता है
इनकम इफ़ेक्ट होता है वो जो प्राइस इफ़ेक्ट होता है वो इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के ऐड के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा इसको याद रखना पड़ेगा। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ोगे तो हिग्स इससे रिलेटेड है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसको हम यहाँ चेक करेंगे, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मिल गया। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट, यहाँ माइनस दिया है, ये गलत होगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये माइनस, ठीक है, ये गलत है। नन ऑफ दी अबव, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर टीसी और टीवीसी के बीच में डिफरेंस पूछा है। आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि हमारा जो टोटल कॉस्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन पर डिपेंड होता है। ठीक है, क्वांटिटी में मतलब प्रोडक्शन पर डिपेंड होता है। और ये वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं होता है, नॉट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल माना किसी एरिया में कोई एक फैक्ट्री है, ये मैंने फैक्ट्री बनाई। ठीक है, इस फैक्ट्री में क्या है, मान लो शुरुआत में क्या है, ये फैक्ट्री अभी क्लोज्ड है, बंद है, पड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि ये बंद पड़ी है, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या है कि कुछ मशीनें रखी हुई होंगी। ठीक है, पूरा बिल्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फैक्ट्री मालिक होता है, कंपनी का जो मालिक होता है, उसको इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए या यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था, मशीन कंटिन्यूस चलती रहे, उनकी साफ़ सफाई होती रहे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसको जो है एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। जैसे मशीनों में जंग न लग जाए तो उनको समय समय पर उनको चलाना होगा। ठीक है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पूरे फैक्ट्री की जो साफ़ सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, उन सब के ऊपर कुछ न कुछ उसको खर्चा करना पड़ता है। तो ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो उसको प्रोडक्शन हो तब भी और प्रोडक्शन ना हो तब भी उसको ये एक्सपेंडिचर अपनी फैक्ट्री में करना पड़ेगा। यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये फिक्स होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मतलब प्रोडक्शन हो तब भी उसको अपने जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उसको संचालित रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते, पेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, साफ़ सफाई, उन सब के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन ना हो तब भी ये उसको करना पड़ता है। तो ऐसा जो कॉस्ट होता है, ऐसा जो एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम कहते हैं क्या, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, ये प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करता है टीएफसी, क्योंकि प्रोडक्शन ना हो तब भी जो है ये करना पड़ता है। टीवीसी वो वेरिएबल कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है, लेबर कॉस्ट आएगा, कैपिटल कॉस्ट आएगा, ठीक है, या ईटीसी जो भी है वो सब आएगा। इसमें क्या है कि टीवीसी जो होता है, जैसे जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू होता है वैसे वैसे टीवीसी पर इफेक्ट पड़ता है, ये भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो फैक्ट्री मालिक है वो लेबर को बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे लेबर को दी जाने वाली जो वेजेस है वो भी इंक्रीज़ होगी। जब वेजेस इंक्रीज़ होगी तो उसका जो वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन टीएफसी का प्रोडक्शन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंस होता है, मैंने बताया था आपको भी कि टोटल जो कॉस्ट होता है वो टीवीसी और टीएफसी के बराबर होता है। और यहाँ पूछा है कि टीसी और टीवीसी के बीच डिफरेंस क्या है। यानी कि इसी को अगर मैं ऐसे करूँ, टीसी माइनस टीवीसी, जब मैं टीवीसी को इक्वल के इधर लेकर जाऊँगी तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस टीवीसी, तो क्या बचेगा, टीएफसी।
तो इसका जो आंसर आएगा वो TFC आएगा। TFC जो है वो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 103, यहाँ पर आपके सामने कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया है, ठीक है, और उसमें से करेक्ट पूछा है। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इसको देखेंगे, यहाँ पर उनकी जो इलास्टिसिटी होती है लेबर और कॉस्ट की वो 1 के बराबर होती है, उनकी जो पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे ये दिया है, इनकी जो पावर है हम चेक करेंगे कि सबकी जो पावर है क्या वो इक्वल 1 के बराबर आ रही है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी, ठीक है, वो एक के बराबर है या नहीं। तो पहले वाले का हम देखेंगे, तो a प्लस 1 माइनस a, तो a कैंसिल इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहला वाला जो है लागू कर रहे हैं, इसकी जो टोटल है पावर का वो 1 के इक्वल आ रहा है, ये ठीक है। बाकी का हम चेक कर लेते हैं। इसका हम चेक करेंगे तो a प्लस 1 अपॉन a, तो इसका हम करेंगे a, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 1, नहीं इसका नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड वाले का c का हम देखेंगे, जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो l 1 माइनस a k 1 माइनस a, ऐसे ही लिखा जाएगा इसको c वाले को, ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो इनकी पावर को जब हम ऐड करेंगे तो 1 माइनस a प्लस 1 माइनस a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2a, तो 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस a, नो, इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर नहीं है। फोर्थ वाले का हम देखेंगे, तो फोर्थ डी वाले का हम देखेंगे, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये एल ए और के ए के बराबर होगा, ठीक है। तो पावर ऐड करिए, प्लस ए इज इक्वल टू 2a, नो, ये भी 1 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का सही है, ये इसका फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 104, यहाँ पर ये गेम थ्योरी से क्वेश्चन पूछा है। अकॉर्डिंग टू डैनियल बर्नौली, अ रेशनल कंज्यूमर अंडर द सिचुएशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी टेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ, ये गेम थ्योरी से लिया है जिसमें कोई जो पर्सन होता है वो किसी लॉटरी में किसी ऐसे एरिया में जहाँ अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पैसा इन्वेस्ट डालता है या नहीं डालता है, उसका रिटर्न कितना होगा, तो वो जो रिस्क लेता है उसके बेस पर ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा हम लोग कंटेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है, देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दिया है, अकॉर्डिंग टू डैनियल बर्नौली, अ रेशनल कंज्यूमर अंडर द सिचुएशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, यानी कि वो किसी भी एरिया में पैसा तब लगाएगा जब उसका वो क्या देखेगा, रिटर्न के तौर पर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, यानी कि किसी भी बॉन्ड में किसी भी एरिया में जब वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, मनी लगाएगा, ठीक है, तो बदले में उसको कुछ यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है, उपयोगिता मिलेगी। तो ये यूटिलिटी क्या होगी, एक्सपेक्टेड इस मॉनेटरी वैल्यू से ज़्यादा होगी कम होगी, उसी के बेस पर जो है वो अपना डिसीजन लेता है। अगर यूटिलिटी उसको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, जितना इन्वेस्ट कर रहा है तो वो वहाँ इन्वेस्ट करेगा, रिस्क लेगा। अगर यूटिलिटी उसको लग रहा है कि कम उसको मिलेगा तो रिस्क लेना जो है वो जोखिमपूर्ण है, ज़्यादा रिस्क होगा। तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के बेस पर ही वो किसी भी एरिया में पैसा लगाएगा, तो वो इसी के बेस पर वो डिसाइड लेगा कि उसको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और डिटेल है, जैसे बर्नौलीज थ्योरी डेवलप टू सॉल्व दी पिट्सबर्ग पैराडॉक्स, ठीक है, ये बाकी का डिटेल है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो पीछे वाला हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ऑन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, नो। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन वैल्यू, नो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन से लिया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर फॉर्म्स इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो लॉन्ग रन की जब हम बात करेंगे तो लॉन्ग रन एक कितना लंबा समय होता है जहाँ पर फर्म को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ना तो वो प्रॉफिट उसको मिलता है, ठीक है, और ना ही उसको लॉस होता है।
जितना उसका कॉस्ट होगा, ठीक है, उतना ही उसका जो इनकम है, ठीक है, प्राइस है, वो उसी के बराबर होगा। और एक और चीज़, लॉन्ग रन में क्या होता है कि जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, फर्म ना तो प्रॉफिट में है ना ही लॉस में है, तो वहाँ पर नो एग्जिट और नो एंट्री पाई जाती है, ठीक है। यानी लॉन्ग रन में जब कोई लॉस ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो ना तो कोई फर्म किसी इंडस्ट्री में प्रवेश करेगी, एंट्री करेगी, और ना ही उसको छोड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ लॉन्ग रन में पाई जाती है। अब देखते हैं इसको, हम एक कर्व के थ्रू देखते हैं, ठीक है, तब इसके जो ऑप्शन है उसको हम करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये प्राइसेस है, ठीक है, बाकी के जो MP AP ये प्रोडक्शन है, यहाँ पर MP AP MC, ठीक है, ये सारी वैल्यू आएंगी। इसको रोकिए, एक मिनट, नया बनाती हूँ मैं, ये ले लीजिए, ठीक है। बाकी के उधर वेरिएबल रहते हैं, AC MR ये सब कुछ। तो यहाँ पर क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस कर्व होता है ये होता है P = AR = MR = यही डिमांड कर्व होता है। एक मिनट, ठीक है, ये हो गया। ये AC कर्व है। लॉन्ग रन में AC कर्व जो है वो प्राइस कर्व को, AR कर्व को टच करता है, AC कर्व, ठीक है। और यहाँ पर ये MC कर्व है, MC कर्व AC के मिनिमम पॉइंट को टच करता है। ये आपका, ये अच्छे से बना नहीं है, ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, ये टच करता है। तो ये लॉन्ग रन कर्व होता है। यहाँ पर क्या है, MC जो है वो बराबर है AC के, और AC बराबर है प्राइस के, प्राइस बराबर है AR के, और AR बराबर है MR के, ठीक है। ये लॉन्ग रन कर्व है नॉर्मल प्रॉफिट का। तो यहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग रन में ये सारी जो वेरिएबल होते हैं, टर्म होते हैं, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक मिनट, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए AC = AR, प्राइस = MC, प्राइस = AC, ये सब ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। और D वाला प्राइस P = MC = मिनिमम ऑफ AC, मिनिमम AC, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्ट रन अर्निंग ऑफ अ मशीन माइनस द शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ कीपिंग इट इन रनिंग ऑर्डर इज। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था मार्शल ने, ठीक है, ये मार्शल ने दिया था। ये टेब अच्छे से चल नहीं रहा। मार्शल ने क्या कहा कि शॉर्ट रन में जो मशीन होती हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम होता है शॉर्ट रन में, अचानक से डिमांड किसी प्रोडक्ट की डिमांड अचानक से बढ़ जाए, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर को बढ़ाना पड़ेगा, कैपिटल लेना पड़ेगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मशीन बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। अब शॉर्ट रन में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था क्लास में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि शॉर्ट रन में हमारे पास सिर्फ इतना समय होता है, शॉर्ट रन इतना छोटा समय है जहाँ पर हम कुछ फैक्टर्स को तो अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको अरेंज करने के लिए हमें थोड़े और समय की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें थोड़ा समय और मिलता है तो हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ, लॉन्ग रन में, ठीक है। तो हम यहाँ लॉन्ग रन की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे शॉर्ट रन की। तो ये कहता है कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, जिनको हम अरेंज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट मीन्स उनको अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके, हमें थोड़ा समय और चाहिए होता है। तो यहाँ पर मार्शल कहते हैं कि ये जो क्वालिटी है, जैसे कि मशीन हो गया, जिनको हम इजीली बढ़ा नहीं सकते हैं, शॉर्ट रन में हमारे पास समय कम होता है, तो उनकी दुर्लभता की वजह से, दुर्लभता मतलब इसी की कमी की वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट का जो प्राइसेस है वो हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन पर एक प्रतिबंध लग जाता है, वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि मशीन नहीं है हमारे पास में, और उस सप्लाई
के नहीं बढ़ पाने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो अंडर प्रोडक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से जब सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन में कम होती है तो उससे क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, और प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो हाई प्राइसेस की वजह से मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि शॉर्ट रन में जो मशीन की वजह से हमें जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। ये दिया है, शॉर्ट रन अर्निंग ऑफ अ मशीन। शॉर्ट रन में मशीन की दुर्लभता यानी कि उसकी कमी की वजह से हमारी जो अर्निंग होती है, हमारी जो कमाई होती है, माइनस उसमें से शॉर्ट रन कॉस्ट को हम घटा दें तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्वासी रेंट, आभासी लगान। ये मार्शल ने दिया था। ठीक है, इसको याद रखना है, इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो ये है। यानी शॉर्ट रन में हमारा प्रोडक्शन का कुछ कॉस्ट होता है, ठीक है, कुछ कॉस्ट होगा, और जिस प्राइसेस पर मशीन की कमी की वजह से जिस प्राइसेस पर प्रोडक्शन बेचा गया, उस प्राइसेस में से, उस कमाई में से जब उस कॉस्ट को घटा देंगे तो वही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। और वो जो प्रॉफिट मिला है वो हमें इस मशीन की वजह से मिला है, क्योंकि ये लिमिटेड था, सीमित था, शॉर्ट रन में इसको हम बढ़ा नहीं सकते थे। इसी कमी की वजह से प्राइसेस हाई हो गया और उसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो मशीन की वजह से हुआ है उसको मार्शल ने क्वासी रेंट का नाम दिया, आभासी लगान का नाम दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम अप्रोचेस एक्सप्लेन द मल्टी मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पूछा है कि बहुत सारे बाजारों के संतुलन की एक साथ बात कौन करता है। तो पार्शियल नो, ये सिर्फ एक यूनिट, एक मार्केट, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर की बात करता है। जनरल, यस, इसका जो आंसर होगा वो जनरल इक्विलिब्रियम होगा। जनरल इक्विलिब्रियम जो है इकोनॉमी में सभी मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो जनरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स आर लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, ऑन कॉन्टैक्ट कर्व, ऑन इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो पैरेटो ऑप्टिमम ये कहता है कि इकोनॉमी में जब हम सभी लोगों का जो वेलफेयर है, ठीक है, सभी लोगों का जब हम वेलफेयर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम जब वो मैक्सिमम अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है, मैक्सिमम या हम कहें ऑप्टिमम लेवल पर होता है, तो जब सारे लोगों का वेलफेयर मैक्सिमम होता है तो उस कंडीशन में वेलफेयर को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर पैरेटो कहते हैं कि मान लो दो लोग हैं, ए और बी, ठीक है, इसका मैक्सिमम वेलफेयर 5 है और इसका जो मैक्सिमम वेलफेयर है 6। इसके वेलफेयर को हम 6, इसको मैंने नंबर के फॉर्म में लिया है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो 6 से ऊपर इसके वेलफेयर को नहीं बढ़ाया जा सकता, ए के वेलफेयर को हम 5 से ऊपर नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये है पैरेटो ऑप्टिमम। अब पैरेटो कहते हैं अगर हमें एक पर्सन के वेलफेयर को इस 5 से और बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब हम दूसरे पर्सन के वेलफेयर को कम करेंगे। मान लो इसका कम करके 1 कर दिया, इसका जब हम 1 कम करेंगे तभी इसके वेलफेयर को 1 से हम बढ़ा सकते हैं। ये एक ऑप्टिमम पैरेटो कंडीशन है जहाँ पर लोगों के वेलफेयर को सीमा से नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर एक के वेलफेयर को इंक्रीज़ करना है वो तभी पॉसिबल है जब हम दूसरे के वेलफेयर में कमी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है जिसको दिखाया गया है, ठीक है, इसको कॉन्टैक्ट कर्व के थ्रू दिखाया गया है। इसका जो आंसर होगा वो कॉन्टैक्ट कर्व होगा। कॉन्टैक्ट कर्व क्या होता है कि यहाँ पर लोगों का ये एक लाइन होती है, ठीक है। तो ये जो कर्व होता है ये पर्सन ए का है, ये बी का है, ये जो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को टच कर रही हैं, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इन पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो ये कर्व बनता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व। तो ये पैरेटो ऑप्टिमम से रिलेटेड है, ठीक है। इस सेटोवस्की डबल्स क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर एंड इम्प्रूवमेंट अपॉन द फॉलोइंग। तो सेटोवस्की ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, सेटोवस्की जो हैं। तो इन्होंने एक थ्योरी थी जिसको हम कहते हैं कैल्डोर हिग्स थ्योरी। कैल्डोर हिग्स, इसमें टेस्ट दिया है, इसको हम थ्योरी भी कहते हैं, एक ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वेलफेयर से रिलेटेड हैं,
ठीक है, कैल्डो ने अपना मत दिया था और वेलफेयर से रिलेटेड अपना जो कॉन्सेप्ट है हिक्स ने दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों की जो वैल्यू हैं, थ्योरीज हैं, थॉट हैं, वो लगभग एक जैसे हैं। तो दोनों के जो थॉट हैं उनको कंबाइन करके एक नया दिया गया था नाम, कैल्डो और हिक्स अप्रोच। ठीक है, कैल्डो और हिक्स अप्रोच में क्या है, इसमें कुछ कमी थी तो उसको इम्प्रूवमेंट करके जो है सेटोवस्की ने अपना क्राइटेरिया दिया था। तो ये जो है कैल्डो और हिक्स टेस्ट का इम्प्रूव्ड वर्जन है, कैल्डो और हिक्स जो है। तो ये पैरेटो ऑप्टिमल नहीं रहेगा, सोशल बर्गसन सैमुअल्सन सोशल फंक्शन नहीं रहेगा सैमुअल्सन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा धुंधला सा है, लेकिन मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। Nash equilibrium is associated with the following. Option number A, monopoly. Second, B, monopolistic competition. C, game theory. D, perfect competition. ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये जो टर्म है नैश इक्विलिब्रियम, इसको हम समझेंगे ये क्या होता है। नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये यूज़ होता है गेम थ्योरी में। अब ये गेम थ्योरी क्या होती है, गेम थ्योरी दो तरह की होती है। एक होती है कोऑपरेटिव होती है गेम थ्योरी, एक होती है नॉन कोऑपरेटिव थ्योरी गेम थ्योरी। ठीक है, ये दो तरह की गेम थ्योरी होती है और जो नैश इक्विलिब्रियम आता है वो इस गेम थ्योरी के नॉन कोऑपरेटिव में आता है। मार्केट में जब दो कॉम्पिटिटर आपस में कोई समझौता नहीं करते हैं और स्वतंत्र रूप से अकेले कंपटीशन एक दूसरे के साथ करते हैं तो वहाँ नॉन कोऑपरेटिव होता है और वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई दो कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर ए एंड कॉम्पिटिटर बी, तो वहाँ पर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ए जो है, जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, बेस्ट टेक्निक होगी, स्ट्रेटेजी होगी, वो उस स्ट्रेटेजी का यूज़ करता है। बी को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए, लॉस को मिनिमम करने के लिए उसके हिसाब से उसकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है, वो उसको यूज़ करेगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब दोनों ही अपने बेस्ट स्ट्रेटेजी का, बेस्ट तकनीक का, आइडिया का यूज़ करते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो वहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से फ्यूचर में जब मौका मिलेगा तो इसके लिए भी मैं आपको अलग से दे दूँगी, क्योंकि क्योंकि नैश इक्विलिब्रियम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं यूजीसी नेट में, सेट में। ठीक है, और जो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक्स में से नैश इक्विलिब्रियम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है नैश इक्विलिब्रियम जो है मोनोपोली, नो, इससे रिलेटेड नहीं है, मोनोपोलिस्टिक, ये गेम थ्योरी से जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने दिया है द डिफरेंस बिटवीन नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट एंड एनएनपी मार्केट प्राइस इज ड्यू टू। ये मैंने अभी हाल ही में आपके क्लास में पढ़ाया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये पार्ट आया था, तो वहाँ जीडीपी, नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर मैंने करवाया था। तो फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस क्या होता है, तो इसको समझ लीजिए। ये जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से, ये एम है, ठीक है, मार्केट प्राइस में से जब हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं और सब्सिडी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सब्सिडी, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इस चीज़ को जब आप ऑप्शन में देखोगे तो ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये जो है डिप्रेशिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक मिलता जुलता एक वर्ड आएगा जिसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका एक दूसरा भी तरीका है, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहें या इसी का दूसरा नाम है माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो इसका मतलब ये होता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस मतलब जब इसको मैं इक्वल के इधर लेकर आऊँगी तो एन एन पी फैक्टर कॉस्ट माइनस हो जाएगा, प्लस है ये इधर माइनस में हो जाएगा एन एन पी मार्केट प्राइस, तो इसका जो टोटल बचेगा वो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, प्लस सब्सिडी, और यही हमारा जो पूरा होता है इसी का दूसरा नाम होता है, इसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ एलिमिनेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम जब नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो वहाँ एक प्रॉब्लम होती है कि कहीं हम एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू को दो बार काउंट ना कर लें। जब एक प्रोडक्ट की वैल्यू को दो बार काउंट कर लिया जाता है तो उससे हमारी जो नेशनल इनकम निकल कर आती है वो एक्चुअल से ज़्यादा निकल कर आती है, और इससे जो रियलिटी है इनकम की, जो वास्तविक इनकम है, वो शो नहीं हो पाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, मेथड क्या है इस चीज़ से बचने के लिए। तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है बाई इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ ओनली इंटरमीडिएट गुड्स। नो, इसमें इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं किया जाता है। बाई नॉट इंक्लूडिंग नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, ये भी गलत है। बाई इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल, यस, यहाँ जो आंसर होगा वो ओनली फाइनल गुड्स। जो फाइनल गुड क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में फाइनल कंज्यूमर के पास आता है, ठीक है, वहाँ पर उसको कंज्यूमर लेता है और उसको कंज्यूम करता है, ठीक है। फाइनल गुड क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वीट्स हो गया, मिठाई हो गई, ठीक है। मिठाई किससे बनती है, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन से शुगर बनती है, चीनी बनती है, और चीनी से मिठाई बनती है। अगर यहाँ पर हम शुगर केन की वैल्यू को काउंट कर लें, इसकी भी वैल्यू को काउंट कर लें और स्वीट की वैल्यू को काउंट कर लें, तो यहाँ पर 3 टाइम्स जो है, 3 बार जो है इसकी वैल्यू काउंट हो जाएगी, और इससे एक ही प्रोडक्ट के 3 बार वैल्यू काउंट होने की वजह से हमारी जो एक्चुअल इनकम है वो शो नहीं हो पाएगी। तो ये कहता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसमें भी आपका शुगर जो केन है उसकी वैल्यू इसमें ऐड है, तो फाइनल जो प्रोडक्ट है सिर्फ उसी की वैल्यू को काउंट करो, तो इन सब की जो वैल्यू वो ऑटोमेटिक इसमें काउंट हो जाएगी। तो इससे क्या है कि डबल काउंटिंग से हम लोग बच पाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें हमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए सिर्फ फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, गुड होता है, उसकी ही प्राइसेस को, वैल्यू को हमें काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसमें दिया है नॉट ट्रू करके, ठीक है, नॉट ट्रू अबाउट क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में क्या सही नहीं है। तो ये भी मैंने आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट था, वहाँ मैंने पढ़ाया था क्लासिकल अप्रोच, केंशियन अप्रोच, तो वहाँ पर उनके सारे जो फीचर थे वो मैंने करवाए थे। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं एक एक ऑप्शन। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ नॉर्मल कंडीशन इन द इकोनॉमी। यस, इनके अकॉर्डिंग जो पूर्ण रोजगार होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल कंडीशन होता है, ठीक है, ये एक्चुअल कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट है। सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड, यस, ये जो थ्योरी है ये जेबी से ने दिया था, ये भी मैंने थ्योरी आपको क्लास में पढ़ाया है, जेबी से ने इसको दिया था। ओवर प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल कंडीशन। नो, ये गलत है, क्योंकि जेबी से कहते हैं कि जितनी हमारे यहाँ सप्लाई होती है, ये दिया है यहाँ सेकंड में, सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड, यानी जितना प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में अकॉर्डिंग टू जेबी से, उसी के बराबर वो मार्केट में अपनी डिमांड को खुद ही क्रिएट कर लेती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में सप्लाई जो है वो हमेशा डिमांड के बराबर होगी, और उसमें ना तो ओवर प्रोडक्शन, ओवर सप्लाई, अंडर सप्लाई, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ऑप्शन जो है सी, ये गलत होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेज रेट एंड प्राइसेस आर परफेक्ट फ्लैक्सीबल। यस, ये फ्लैक्सीबल होता है। इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट तक ले जाने के लिए इन चीज़ों में हम आसानी से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, इनमें फ्लैक्सिबल का गुण पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर नॉट ट्रू में इसका जो एजम्पशंस हैं वो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं पाया जाता है इनमें, ओवर प्रोडक्शन में। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमाइंड वेयर। ये जो कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव डिमांड का, इसको कीन्स ने दिया था, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इफेक्टिव डिमांड कहाँ पर होगा, जहाँ पर एडी एग्रीगेट सप्लाई और जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो कीन्स के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर होगा, ये ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू कौन सा गलत है ये देखना है हमें, ठीक है। तो एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, यस, ये सही होता है। इसको हम देख लेते हैं कैसे सही है। इसको एक बार देखिए, हमारी जो इनकम होती है हम लोग क्या करते हैं, या तो उसका कुछ हिस्सा कंज्यूम करेंगे, कुछ हिस्सा हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। इनकम में कोई भी चेंजेस होता है तो कंजप्शन में भी कोई चेंजेस होगा, और हमारी
सेविंग भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ इस इक्वल के डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा वाई। ठीक है, मैंने क्या किया, इस इक्वल के इस इक्वेशन में इक्वल के इधर इधर दोनों तरफ मैंने डेल्टा वाई से डिवाइड किया। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, सी है ये, ठीक है, प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई कैंसिल, 1 इज इक्वल टू ये जो होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसको हम कहते हैं एम पी सी, और ये जो होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, इसको हम कहते हैं एम पी एस। तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही है, चेक करिए, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। तो पहला वाला हमारा सही है। नेक्स्ट है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये चेक करते हैं। तो इसी को लेते हैं, ये वाला जो है, ये वाला जो है, तो 1 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये इक्वल है। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो इसको हम इधर भेजते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई को इक्वल के दूसरी तरफ। तो 1 माइनस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। दूसरा चेक करिए क्या है, ठीक है, ये डेल्टा सी अपॉन 1 माइनस, ठीक है, डेल्टा सी अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है। ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1, इसको भी चेक करते हैं, सेम उसी की तरह करेंगे। इनकम जो होती है उसका कुछ हिस्सा या तो हम कंज्यूम करते हैं और कुछ हिस्सा हम सेव करते हैं। अब मैंने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड, ये पेन उल्टा भाग रहा है, साइड बाई वाई, मैंने दोनों तरफ वाई से डिवाइड किया। तो वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई, तो वाई वाई कैंसिल, 1 इज इक्वल टू सी वाई वाई, इसको हम कहते हैं ए पी सी, और सी एस वाई वाई ये होता है आपका ए पी एस। ठीक है, तो देखिए ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1, ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन 1, ये होता है, इसका मतलब है एम पी सी, इसका मतलब होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये ग्रेटर देन 1, यानी एम पी सी जो है वो एक से ज़्यादा है। एम पी सी मतलब हम बढ़ी हुई इनकम का, जो भी इनकम बढ़ गई है उस बढ़ी हुई इनकम से भी ज़्यादा हम कंजप्शन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो ये कभी भी रियल लाइफ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, हमारी जो इनकम बढ़ती है, मान लो 10 से हमारी जो इनकम है वो 20,000 हो जाती है, तो हमारी इनकम में डेल्टा वाई कितना हुआ, कितना चेंज हुआ, 10,000 इनकम के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि हम जो हैं जितनी इनकम बढ़ी है उस इनकम से ज़्यादा, मान लो 15,000 रुपये हम कंजप्शन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब हम रेशनल कंज्यूमर की बात करते हैं तो वहाँ पर वो इस तरीके का कभी भी बिहेवियर नहीं करता है, वो कंजप्शन और सेविंग के बीच में संतुलन बनाए रखता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत होगा। तो नॉट ट्रू पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं पढ़ देती हूँ। इन दी इक्वेशन में लिख देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन दिया है c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 वाई, व्हाट डज 0.8 शो। तो इसमें पूछा है कि ये जो है ये क्या है, 0.8 क्या वैल्यू है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप लोग समझ लीजिए, ये होता है कंजप्शन, टोटल कंजप्शन। ये जो होता है इसको हम अगर वर्स के फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा c बार प्लस सी वाई, ठीक है। तो ये होता है टोटल कंजप्शन, ये ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, ये होता है इंड्यूस्ड कंजप्शन, वो कंजप्शन जो हमारी इनकम पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू जो है ये दिया है, तो ये इंड्यूस्ड कंजप्शन है, प्रेरित उपभोग है, इंड्यूस्ड कंजप्शन, और इसी को हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई कहते हैं, यानी कि इसी को हम एम पी सी कहते हैं। तो ये जो होगा 0.8, इसका जो आंसर होगा वो एम पी सी होगा। एम पी सी ऑप्शन नंबर ए, ये आपका एम पी सी दिया है, ये ए पी सी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडर द कंडीशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज,
अब लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, ये कीन्स ने अपनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में दिया था। तो लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे क्या होता है, एक लिमिट तक नीचे चली जाती है, ये होता है लिक्विडिटी ट्रैप। इंटरेस्ट रेट जो है नीचे गिरते गिरते एक लिमिट तक जाती है और उससे नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं गिरता है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये जो लाइन होता है लिक्विडिटी ट्रैप, यहाँ पर क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाता है कि जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो हाई होते हैं। आपने सुना होगा इंटरेस्ट रेट और जो बॉन्ड प्राइसेस हैं उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो बॉन्ड जो प्राइस है वो कम होगा, बॉन्ड प्राइस कम होगा तो लोग इसको ज़्यादा परचेज़ करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाते हैं, बॉन्ड खरीदना महंगा हो जाता है, तो वहाँ पर लोग बॉन्ड नहीं खरीदते हैं क्यों। और दूसरा लॉस ये भी है कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो भी उन्हें कम मिलता है। तो ये इकोनॉमी की एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट गिरते गिरते अपने एक मिनिमम लेवल पर पहुँच जाता है और इकोनॉमी एक लिक्विडिटी ट्रैप में पहुँच जाती है और ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं और सारी की सारा जो मनी है, पैसा है, उसको लिक्विडिटी के फॉर्म में रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी, सट्टा, क्योंकि सब लोग अब क्या करेंगे, अब कोई भी डिमांड नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू कीन्स डिमांड तीन तरह की जाती है, एक होती है ट्रांजैक्शन डिमांड होता है, एक स्पेकुलेटिव डिमांड होता है, एक प्रिकॉशन डिमांड होता है। क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो गया है, ठीक है, जिस पर कोई बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो पैसा किसी स्पेकुलेट नहीं करेंगे, तो वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, सारा का सारा पैसा कैश के फॉर्म में रखना शुरू करेंगे और उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो स्पेकुलेटिव डिमांड जो हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो का मतलब है कि ये ऐसे हो जाएगा परफेक्ट, ठीक है, ये परफेक्ट एकदम ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो का मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो ज़ीरो होगा, तो वो आपका परफेक्ट इनइलास्टिक होगा। परफेक्ट इनइलास्टिक मतलब डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ISLM मॉडल से क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज LM कर्व शो। LM कर्व से क्या शो होता है, क्या पता चलता है, इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, नो। इक्वालिटी ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर गुड्स, नो, ये गुड मार्केट में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इक्वालिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई, ठीक है, ये ठीक है, ये मनी डिमांड और जो मनी सप्लाई होता है उनके बीच की इक्वालिटी को शो करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, the under Phillips curve analysis when the rate of unemployment decline, what change occurs in the rate of change in monetary wage। ये फिलिप्स ने दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर उसने ऐसे कर दिया था, एक मिनट ये गलत है, ऐसे करके कर्व दिया था, ठीक है, जहाँ पर मॉनेटरी वेज यहाँ और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो OX पर अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें इन्होंने बताया, ये पेन अच्छे से चल नहीं रहा है इसमें, यहाँ पर बताया कि मॉनेटरी जो वेज होती है, जो मॉनेटरी वेज होती है और जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन मतलब अगर मॉनेटरी वेज इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, जब मॉनेटरी वेज डिक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इसमें यही पूछा है कि जब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गिरता है, जब ये वाली वैल्यू घटेगी, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, क्योंकि दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, जब अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी, वेज क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर तो व्हाट चेंजेस क्या होंगे, व्हाट चेंजेस ऑक्योर इन द रेट ऑफ चेंज मॉनेटरी वेज, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 120 में ये रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस से पूछा है, कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दिए हैं और इसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट है, ठीक है, एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय JF मोथ, ये ठीक है, क्योंकि ये जो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है वो सबसे पहले JF मोथ ने दिया था, ये ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशंस ऑफ प्राइस वेज फ्लेक्सिबिलिटी, ये प्राइस वेज फ्लेक्सिबिलिटी पर बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा, एक मिनट ये ध्यान रखिएगा, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी ये आप जो है क्लासिकल अप्रोच में भी पढ़ते हैं।
क्लासिकल अप्रोच में, ठीक है। और ये जो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है, ये कहीं ना कहीं क्लासिकल जो थॉट हैं, व्यू हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाता है। तो ये उन्हीं के जो विचार हैं, थॉट है, एजम्पशन है, उन्हीं को फॉलो करता है। द स्टेबलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर इफेक्टिव इन शॉर्ट रन। यस, ये ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन में लोगों को ज़्यादा पॉलिसी के बारे में अंदाज़ा नहीं होता है, और बिना किसी प्रत्याशा के, बिना किसी पूर्व सूचना की जब कोई पॉलिसी आती है तो वो पूरे सोसाइटी पर, इकोनॉमी में अच्छे से लागू होती है, वो इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो ये सी भी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कैन नॉट इन्फ्लुएंस रियल एक्टिविटी सो लॉन्ग एज दिस इकोनॉमिक पॉलिसी आर प्रेडिक्टेबल, ठीक है। ये ऑप्शन इसका गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, एक मिनट, हाँ, इसमें जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसमें दिया है कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कैन नॉट, प्रभावित नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस रियल एक्टिविटी सो लॉन्ग एज दिस इकोनॉमिक पॉलिसी आर प्रेडिक्टेबल, ठीक है। ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कैन नॉट की जगह कैन आएगा, ये जो है इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है, कैन नॉट, ये इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉनेटरी जो फिस्कल पॉलिसी है वो इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये वाला गलत है। रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस का ऑप्शन नंबर डी ये गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, इसमें ऑटो कोरिलेशन से पूछा है। ऑटो कोरिलेशन इज जनरली ऑक्यूर्स इन क्रॉस सेक्शन डेटा, टाइम सीरीज डेटा, पूल डेटा एंड पैनल डेटा। तो ये कुछ नए टर्म हैं आपके सामने। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी स्टैटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ा है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी इन वर्ड्स को समझने में। तो इसके लिए मैं कुछ एक इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, और मैं अब कोशिश करूँगी फ्यूचर में भी कि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ वो मैं अपने नोट्स से प्रोवाइड करवाऊँगी, क्योंकि मैंने जो कंटेंट बनाए, मेरे जो नोट्स हैं, वहाँ से जो है इन टॉपिक, जो भी टॉपिक आएगा ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपने नोट से आप लोगों को जो है यहाँ पर डेटा आपको दूंगी। तो देखते हैं क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज, पूल डेटा एंड पैनल डेटा क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे नोट्स का कुछ पार्ट है, ठीक है। वहाँ से मैंने ये फ़ोटो खींच करके यहाँ लगाया है। तो टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, आल्सो रेफर टू एज टाइम स्टैम्प्ड डेटा इज़, थोड़ा सा ये आपको लगेगा, लेकिन अब ये जो येलो वाला है इसको पढ़िए। इट इज़ डेटा कलेक्टेड फॉर सम सब्जेक्ट और वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। इसमें क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा आपको बताता है कि जब हम डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको हम टाइम सीरीज कहते हैं। तो टाइम सीरीज क्या है, डिफरेंट टाइम पीरियड में, ठीक है। जैसे 2011 में हम कोई ग्रुप है ए, उसके पास गए, वहाँ से हमने उसके एज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ली। फिर दूसरे डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या किया, हमने उनकी इनकम के बारे में कोई जो है इन्फॉर्मेशन ली। फिर 2013 में हमने उनका जो है कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, जैसे ज़मीन के बारे में हमने कोई इन्फॉर्मेशन ली। तो टाइम सीरीज डेटा ऐसी रिसर्च होती है जहाँ पर हम डिफरेंट टाइम पीरियड में हम डिफरेंट वेरिएबल्स की जो है इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो ये टाइम सीरीज डेटा होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है कि हम एक ही टाइम पीरियड में डिफरेंट, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा आपको क्या बताएगा कि हम एक ही टाइम पीरियड में, मान लीजिए 2026 में हम कोई सर्वे करें, रिसर्च करें, और उसी एक ही बार में हम क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उनकी इनकम कितनी है, ठीक है, उनका जो एजुकेशन है, एजुकेशन लेवल क्या है, उनका जो ज़मीन है वो कितनी है, ETC। यानी हम क्या करें, एक ही बार में सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इस तरह का जो डेटा कलेक्शन होता है उसको हम क्रॉस सेक्शनल डेटा कहते हैं, ठीक है। और पैनल डेटा दिया है, पैनल डेटा ये लॉन्गिट्यूडनल डेटा होता है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज डेटा ये इसमें दिया है, इट कंटेन्स ऑब्जर्वेशन अबाउट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल अक्रॉस टाइम, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो इसको आप एक बार और अच्छे से स्टडी कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑटो कोरिलेशन जो होता है वो टाइम सीरीज से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये स्टैटिक्स का है, फ्यूचर में जब मैं बनाऊँगी थ्योरी तो स्टैटिक्स के ऊपर मैं बनाऊँगी ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, ये टाइम सीरीज डेटा से कैसे रिलेटेड है, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बाय विच टेस्ट इज़ द प्रेजेंट
प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्केडेस्टिसिटी डिटेक्टेड इन इकोनोमेट्रिक। तो इकोनोमेट्रिक्स में जब आप डेटा को एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे टूल्स और टेस्ट आपको लगाने पड़ते हैं। तो उसमें आपको पहचान करनी पड़ती है कि जो हेटेरोस्केडेस्टिसिटी है ये आपके डेटा में अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए आप कौन सा टेस्ट लगाते हो। ठीक है, आपके सामने 4 टेस्ट हैं, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन टेस्ट, डार्विन वाटसन टेस्ट, फिशर वेरिएंस रेशियो टेस्ट, वॉन न्यूमैन रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम समझ लेते हैं। मैंने इसके लिए भी कुछ एक कंटेंट इसमें ऐड किया है, पहले उसको देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये कंटेंट आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। हेटेरोस्केडेस्टिसिटी दिया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ये डेटा है। तो इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट यहाँ नीचे दिए हैं। ठीक है, ब्रोइश पैगन गॉडफ्रे टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट, गॉडफ्रे क्वाड्रन टेस्ट, रेसेट वाइट टेस्ट, ग्राफिकल मेथड, पार्क टेस्ट और क्वाइनकर बैसेट टेस्ट, और एक और नीचे दिया है स्पीयर्स रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो इस नोट से आपको ये जानना है कि ये मैंने नोट्स बनाया था। ठीक है, पेज का एक पार्ट है, तो वहाँ पर इसका ये बेसिक इंट्रोडक्शन है और इसको आइडेंटिफाई करने वाले कौन कौन से टेस्ट हैं उनको मैंने एक तरफ लिखा है। और इसके अलावा इनका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब अगर इनसे भी नहीं निकलता है तो कैसे इनको निकाला जाएगा, कैसे हेटेरोस्केडेस्टिसिटी की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ सुझाव जो वो इधर दिए हैं। तो इसमें इसका जो रहेगा हेटेरोस्केडेस्टिसिटी को आइडेंटिफाई करने का एक जो है वो स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट है। तो यहाँ पर इसमें यही पूछा है कि कौन उसको डिटेक्ट करता है। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट जो है वो हेटेरोस्केडेस्टिसिटी को आइडेंटिफाई करता है। डार्विन वाटसन टेस्ट जो है वो ऑटो कोरिलेशन से रिलेटेड है, ऑटो कोरिलेशन से रिलेटेड है, ये इसको आइडेंटिफाई करता है। फिशर्स वेरिएंस रेशियो टेस्ट, इसको हम एफ टेस्ट या एनोवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, वॉन न्यूमैन टेस्ट क्या होता है। वॉन न्यूमैन टेस्ट जो है ये ऑटो कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करने, ये कुछ मतलब प्रोसेस है जो ऑटो कोरिलेशन होता है। ऑटो कोरिलेशन जो होता है उसमें और जो रिग्रेशन मॉडल होता है उन्हीं के बीच में मतलब ये वॉन न्यूमैन रेशियो मेथड जो है ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन होगा। इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है हेटेरोस्केडेस्टिसिटी को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से दिया है और इसमें आपके सामने 2 इक्वेशन है और पूछा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर, जो पहला इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला, उसका जो है इक्वेशन सिस्टम पूछा है, वो आइडेंटिफाइड है, अंडर आइडेंटिफाइड है, कैसा है। तो इसको हम करेंगे। इसको निकालने का सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है के माइनस एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी माइनस 1। यहाँ पर के का मतलब होता है टोटल वेरिएबल ऑफ ऑल इक्वेशन, यानी जितने भी आपके सामने इक्वेशन दिए हुए हैं उनमें कितने वेरिएबल हैं। एम का मतलब होता है, ये मैंने लिख दिया है, टोटल वेरिएबल ऑफ ऑल इक्वेशन। एम का मतलब है टोटल वेरिएबल ऑफ स्पेसिफिक इक्वेशन। स्पेसिफिक मतलब जिसका आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे फर्स्ट का पूछा है, फर्स्ट इक्वेशन का, तो इसमें टोटल कितने वेरिएबल हैं, वो जो वैल्यू होगी वो एम के बराबर होगी। और जी का मतलब होता है टोटल इक्वेशन कितने हैं आपके क्वेश्चन में, टोटल इक्वेशन कितने हैं। टोटल इक्वेशन मतलब आपके सामने यहाँ क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिए, ये 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। तो इसको हम लगाएंगे कितने, इसको इसमें डालेंगे तो के मीन्स है टोटल वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, y2 भी काउंट हो गया, y3 भी काउंट हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यही वेरिएबल सेम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 माइनस उस फर्स्ट इक्वेशन में टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, और फिर देखेंगे इक्वल क्या आ रहा है, जी है टोटल इक्वेशन 2 माइनस 1 तो 0, ठीक है, 2 माइनस 1 ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। ये मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा इस वैल्यू से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो इससे छोटी है 1, ठीक है, छोटी है।
तो ये आपका अंडर आइडेंटिफाई होगा, अंडर आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर आपका जो होगा अनआइडेंटिफाई एग्जैक्टली होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्वेश्चन आपका इकोनोमेट्रिक्स स्टैटिक्स से दिया है और इसमें पूछा है द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस, यहाँ ऑप्शन नंबर ए ये ठीक होगा। ठीक है, आर एस एस की जो फुल फॉर्म होती है, आर एस एस का मतलब होता है रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। इसको थोड़ा याद रखिए, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और टी एस एस का मतलब होता है टी एस एस इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये पेन ख़राब हो गया है, मुझे नया पेन लेना पड़ेगा क्योंकि इससे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, उल्टे सीधे वर्ड्स लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आया, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस होता है। ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी इसको समझने में, तो इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट जो वीडियो है वो मैं आपको जल्द ही शेयर कर दूँगी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर। इस इक्वेशन को निकाला कैसे जाता है, ठीक है, बनाया कैसे जाता है, इसका मीनिंग क्या है, कहाँ यूज़ होता है, तो उन सब के ऊपर प्रॉपर एक सीक्वेंस में मैं एक वीडियो आपके लिए जारी करूँगी, तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से और समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको इससे इतना याद रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस होता है। आर एस एस की फुल फॉर्म होती है रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर एंड टी एस एस की फुल फॉर्म होती है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा है टेस्टिंग फॉर कोइंटीग्रेशन इज गिवन बाय। टेस्टिंग फॉर कोइंटीग्रेशन इज गिवन बाय, इसका जो आंसर होगा वो एंजल ग्रेंजर टेस्ट होगा। ये बताया था डिकी फुलर जो टेस्ट है ये आपका यूज़ होता है टाइम सीरीज़ में। ठीक है, ये आपका टाइम सीरीज़ में यूज़ होता है, ये याद रखिए, ये कभी कभी आपको मैचिंग में पूछ लेता है, ये टाइम सीरीज़ में यूज़ होता है। एफ टेस्ट ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं एनोवा। ठीक है, तो इसको थोड़ा बेसिक जो डिटेल है इनको आप याद रखिए। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्वेश्चन जो है सेंटर टेंडेंसी मीन से आया है और थोड़ा मैथ से रिलेटेड है, तो इसको भी हम करते हैं। इसमें दिया है द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट इसमें दिया है, टोटल स्टूडेंट की संख्या दी है 100। मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी, इसमें जो पहले जो 100 बच्चों का जो मीन निकल कर आया था वो 40 निकल कर आया था। ठीक है, लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 74 वॉज मिसरीड एज 40। बाद में पता चला कि बच्चों के जो स्कोर हमने काउंट किए थे उसमें से एक का स्कोर 74 था, लेकिन हमने उसको 74 काउंट ना करके हमने क्या किया, उसको 14 काउंट कर लिया। ठीक है, यानी कि हमने 74 की जगह 14 काउंट करके उसका मीन निकाला, 40 निकल कर आया। तो इसने पूछा है कि अगर इसको सही किया जाए तो हमारा जो सही मीन है वो कैसे निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा। तो इसको देखते हैं। हमने क्या किया, हमारी जो मीन निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, मीन इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ टोटल स्कोर की बात की है तो टोटल स्कोर अपॉन टोटल स्टूडेंट, ऐसे ही मीन निकाला होगा, टोटल स्टूडेंट। अब वैल्यू पुट करिए, पहले जो हमने निकाला था मीन 40 आ रहा था, टोटल स्कोर को छोड़ दीजिए, टी एस अपॉन टोटल स्टूडेंट 100 थे, तो पहले हमने गलती से 14 की वजह से हमने जो मीन निकाला था इसको निकाला था, वो जो टोटल निकल कर आएगा, टोटल जो इसको निकल कर आएगा 14 के अकॉर्डिंग वो है 4000। ठीक है, ये वो है जब हमने एक बच्चे का स्कोर 14 लिया था, लेकिन एक्चुअल में उसका स्कोर कितना था, 74। ठीक है, यानी हमने कितना कम स्कोर उसमें लिया, कैसे निकालेंगे, 74 माइनस 14 तो 0, यानी कि 60 स्कोर हमने छोड़ दिया था और हमारा मीन निकल कर आया था 40। अगर इसको हम वापस इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमने 60 छोड़ दिया था, इसको वापस हमें ऐड करना पड़ेगा,
सही मीन निकालने के लिए। तो इसमें जब हम ऐड करेंगे टोटल स्कोर में 60 तो कितना आएगा 0604। अब ये हमारा ठीक आ गया क्योंकि इसमें हमारा 60 कम था। यह हमारा जो है टोटल स्कोर निकल कर आएगा। अब इसको पुट करिए, इसका मीन निकालिए। तो अब जो असली मीन आएगा, जो सही मीन आएगा, वो सही स्कोर है 460 अपॉन, और बच्चे कितने हैं हमारे 100 बच्चे। ठीक है, पुट करिए तो इसका जो आंसर आएगा वो 40.6 मीन निकल कर आएगा। तो इसका जो आंसर है 46, ठीक है 40.6। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 127, इसमें फिर से आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन आया है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन between variable x and y is -0.75. Their covariance is -15. If variance of x is 25, the standard deviation of y will be, क्या होगा ये, ठीक है। y का स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें पूछा है। तो पहले हम लिख लेते हैं इनकी जो वैल्यू है। इसमें जो r की वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, इसकी जो वैल्यू दी है वो -0.75 दी हुई है, ठीक है। और इसमें कोवेरियंस, दोनों का जो कोवेरियंस है, कोवेरियंस किसका, x एंड y का, ये दिया है -15, ठीक है। और इसमें x का जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, x का ये है 25। ये वेरिएंस, सॉरी ये स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, ठीक है, वो नहीं है, इसमें उसका वेरिएंस दिया है x का, इसका x का वेरिएंस दिया है 25, और यहाँ पर y का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो r इज इक्वल टू कोवेरियंस x एंड y अपॉन, ये y है, y अपॉन y का स्टैंडर्ड डेविएशन और मल्टीप्लाई इनटू x का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेरिएंस होता है वो SD का अंडर रूट होता है। तो जब हम x का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो 25 का हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। नहीं, ये गलत है, जब हम वेरिएंस का अंडर रूट करते हैं तब SD आता है। तो इसका जो निकल कर आएगा 5, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आएगा x का, वो 5 निकल कर आएगा। तो आपके पास सारी वैल्यू हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें निकालना है। तो r की वैल्यू है -0.75, कोवेरियंस की वैल्यू है -15 अपॉन डेल्टा y हमें निकालना है, सॉरी सिग्मा y निकालना है, इनटू ये हमें वैल्यू दी है 5। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, सिग्मा y इज इक्वल टू -15 अपॉन -0.75 इंटू 5। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगी, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 300। तो 300 अपॉन 75, तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सर्कुलर टेस्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, सर्कुलर टेस्ट से। तो इसका जो आइडियल इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो इसका जो आइडियल इंडेक्स नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये ऐसे होता है 0 1 2 1, ठीक है, फिर 3 1 इज इक्वल टू, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस क्वेश्चन में भी ये स्टैटिक्स से क्वेश्चन आपका पूछा है, व्हाइल टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 सैंपल मीन इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कैलकुलेटेड बाई। तो ये जो होता है, ये 1 मिनट, इसका मैंने एक फ़ोटो लिया है, इसका कंटेंट मैंने ऐड किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें थोड़ा छोटा छोटा दिया है, इसको थोड़ा बंद करते हैं क्योंकि अभी बैटरी डाउन है, 4% है, ये अभी थोड़ी देर में बंद होने वाला है। तो आगे की जो वीडियो रहेंगी उसको हम कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि 2% अभी हो गया है और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ से जहाँ हमने छोड़ा है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में 129 से मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।